हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्क एडू कॉर्प पर स्वागत करता हूं। तो सभी लोग कैसे हो? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का जो नाम है वो है समास। क्लियर है? तो सभी एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है समास। तो टॉपिक को ध्यान से देखना, बहुत सारी चीजें आप नई सीखोगे और कभी भी का मतलब यह है कि आप कभी भी आंसर देने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसमें इतने अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि आपको आंसर देने में कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं होगी। तो चलो ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं समास की, जो समास है उसका अर्थ क्या है, तो सबसे पहले समझना समास का अर्थ। जो समास है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम का जो अर्थ होता है वो होता है पास, और आस का जो अर्थ होता है वो होता है रखना। यानी कि अगर मैं बात करूं पास रखना, चीज क्लियर है? पास रखना। या अगर मैं इसी की बात करता हूं संक्षेप, पेपर में कभी ऐसे आ जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया था, संक्षेप या संक्षेप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण। क्लियर है ये चीज? तो समझना इस चीज को भाई। अगर मैं बात करूं समास का अर्थ क्या होता है, समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस, जिसका अर्थ होता है सम माने होता है पास, आस माने रखना, यानी कि पास रखना, जिसका अर्थ होगा संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। क्लियर है ये चीज? अगर मैं इसके विलोम की बात करता हूं, किसके? विलोम की, तो विलोम की बात समझना। समास का जो विलोम अर्थ होता है वो होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। ये चीज याद रखना। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप या संक्षेप्तीकरण, या फिर समास का विलोम शब्द क्या होता है, व्यास होता है। क्लियर हुई ये चीज? अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, जो समास की डेफिनेशन है वो क्या होती है, तो समझना भाई इस चीज को। परस्पर संबंध रखने वाले, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना शब्द समास कहलाता है। क्लियर है ये चीज? समझना इस चीज को। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्लियर है? अगर मैं यहां बात करता हूं दो शब्दों के मेल से, इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना, क्या होता है? समास कहलाता है भाई। और अगर मैं बात करूं दो वर्णों के मेल से, तो ये याद रखना, दो वर्णों के मेल से संधि, ये चीज याद रखना। दो शब्दों के मेल से समास और दो वर्णों के मेल से संधि। क्लियर है ये चीज? चलो ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इसी में समास के अर्थ के भेद के बारे में, समास के भेद के बारे में। समास के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? देखो, अगर मैं जैसे की बात करूं,
राजपुत्र, क्या हुआ, विग्रह होगा राजा का पुत्र। एक शब्द दो शब्द, यानी कि परस्पर संबंध रखने वाले। परस्पर संबंध क्या है कि जो राजा का पुत्र उसे क्या कहते हैं, राजपुत्र, ये संबंधी तो है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक का मतलब एक शब्द दो शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास। यही तो डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, तो ये चीज क्लियर हुई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं भाई इसी में भेद के बारे में। अगर मैं समास की भेद की बात करूं कि समास के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना समास के भेद होते हैं 6। लेकिन कभी कभी एग्जाम में 6 ना देकर ऑप्शन कितना आ जाता है, ऑप्शन में भाई जो तुम्हारा होता है वो 6 ना देके 5 दे देंगे, 4 दे देंगे, 3 दे देंगे, 2 दे देंगे या 7 दे दें। तो हमेशा याद रखना, अगर मैं बात करूं समास के भेद की, अगर 6 ऑप्शन में नहीं है तो 4 ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या होगा, सही होगा। चलो ठीक है, देखिए अगर बात करूं मैं भेद की, समास के भेद कितने होते हैं, तो याद रखना समास के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6। कितने होते हैं, 6। अगर कभी कभी ऑप्शन में 6 भेद ना दे रखे हों तो फिर कितने भेद होते हैं, वो होते हैं आपके 4। तो कितने भेद होते हैं, 4। डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि ऑप्शन पे किस तरीके से एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है या ऑप्शन किस हिसाब से दिए। अगर 6-4 दोनों हैं तो 6 बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर है। अगर 6 ना दे रखा उन्होंने तो राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा, 4 भी बिल्कुल राइट ही होगा। क्लियर ये चीज, ठीक है भाई। अब ये 6 कौन से होते हैं और जो 4 हैं वो कौन से होते हैं, इस चीज को समझना। तो सबसे पहले यही चीज क्लियर करते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं समझिए। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, अब यही भाव समास, दूसरे की बात करूं, बहुब्रीहि समास, अगर तीसरे की बात करूं, तत्पुरुष समास, अगर चौथे की बात करूं, कर्मधारय समास, अगर पांचवे की बात करूं, द्विगु समास, और जो लास्ट का पार्ट है छठा, वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ये चीज समझना, मैं दोबारा बता देता हूं भाई। पहला अव्ययभाव समास, दूसरा बहुब्रीहि समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा द्विगु समास और छठा द्वंद्व समास। ये होते हैं 6 पार्ट समास के। अगर मैं आपके 4 की बात करूंगी, जो 4 हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इस चीज को समझना। तत्पुरुष समास के जो पार्ट होते हैं उसी में कर्मधारय को ऐड कर दिया है और दूसरा द्विगु समास को ऐड कर दिया है। ये चीज याद रखना, क्लियर है ये चीज। अगर मैं बात करूं आपसे कि कौन से 4 पार्ट होते हैं, तो एक होता है जो फर्स्ट होता है वो होता है कर्मधारय समास, सॉरी अव्ययभाव समास। सेकंड जो होता है वो होता है बहुब्रीहि समास। तीसरा जो होता है वो होता है तत्पुरुष समास और जो चौथा होता है वो होता है द्वंद्व समास। ये 4 पार्ट होते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास के जो पार्ट होते हैं उसी में किसको इंक्लूड कर दिया, कर्मधारय समास को और
द्विगु समास को, क्योंकि विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के और भी पार्ट बताए हैं। अगर मैं इसी में बात करूं, जैसे जितने भी कारक होते हैं सिर्फ कर्ता संबोधन कारक को छोड़ के बाकी सारी कारक विभक्तियां किस में आती हैं? तत्पुरुष समास में आती हैं। या अगर मैं बात करूं आगे नन तत्पुरुष समास भी होता है, तो वो चीजें आगे बढ़ेंगे। इस चीज को समझना, 6 कौन से होते हैं और 4 कौन से होते हैं, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों की भाई? अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। अगर 4 की बात करेंगे तो अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। तो एक एक करके इन सभी समासों को पढ़ेंगे, इनके बारे में भाई जो भी चीजें हैं वो सारी चीज फॉर एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझना आप लोग। अब सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अव्ययभाव समास के बारे में, कि जो अव्ययभाव समास है उसकी डेफिनेशन क्या है और ये होते कौन से हैं। तो सभी बच्चे ध्यान रखें भाई, अच्छे से पढ़ना और वीडियो को भाई वीडियो पे कमेंट जरूर करना। अगर किसी बच्चे की कोई समस्या है, यानी कि समस्या का मतलब ये है कि किसी को समझ में ना आ रहा हो, बाकी ये नहीं कि किसी की और कोई प्रॉब्लम हो वो बताने लगे सर ये प्रॉब्लम कैसे होगी। भाई प्रॉब्लम ये हो कि अगर किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा हो तो वो कमेंट्स जरूर कर दें कि सर हमें ये चीज यहां से समझ में नहीं आई है, या ये दिक्कत चल रही है, या साउंड की प्रॉब्लम है, या देखने में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या क्लियरिटी नहीं है। वो सारी चीजें बता दें ताकि कुछ अच्छे तरीके से, अगर साउंड की दिक्कत है तो साउंड की भी भाई जो परेशानी है उसे भी क्लियर करें। लिखने का जो वो है सारी चीजें, तो इस चीज को याद रखना थोड़ा, जिसकी जो भी वो है कमेंट्स। और भाई अपने दोस्तों के पास लिंक जरूर शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अव्ययीभाव समास, समझना जी अव्ययभाव समास कौन सा होता है। अगर मैं बात करूं, अगर अव्ययभाव की मैं डेफिनेशन की बात करूं, जिस समास में पहला पद अव्यय हो और समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। क्लियर है ये चीज? जिस समास में पहला पद अव्यय हो और समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। समझना, मैंने एक शब्द लिखा है अव्यय। अव्यय होता क्या है? अगर मैं अव्यय की बात करूं तो याद रखना हमेशा, जिन शब्दों का बदलाव या जिन शब्दों का परिवर्तन लिंग वचन काल, लिंग वचन काल के अनुसार नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है, अव्यय जो होते हैं इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द भी। तो जितने भी आपके अविकारी होते हैं वो सभी के सभी अव्यय होते हैं। ये चीज क्लियर हुई आपकी? दूसरी डेफिनेशन समझना इसकी जो और आसान डेफिनेशन है, क्योंकि अव्यय में आप लोग कंफ्यूज रहेंगे कि सर अव्यय क्या चीज है। इसकी एक और आसान डेफिनेशन बताता हूं आपको। जहां दो शब्द एक जैसे हों और दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, जहां दोनों शब्द एक जैसे हों और दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। मैंने कहा है योजक चिन्ह, इस चीज को समझना। तो योजक चिन्ह भाई ये होता है जहां दोनों शब्द एक जैसे और योजक चिन्ह लगा हो। इसकी एक डेफिनेशन और समझ लो। तीसरी डेफिनेशन है भाई, जिन भी शब्दों की शुरुआत उपसर्ग से हो, और वो उपसर्ग कौन से हैं, पहचान की बात बता रहा हूं भाई मैं आपको। ये समझना, या तो किसी शब्द की शुरुआत उपसर्ग यानी यथा से हो, प्रति से हो, बे से हो, नी से हो, आ से हो, अनु से हो,
या इसके बाद में बा से हो, उनसे हो आदि, यानी और भी शब्द। जिन भी शब्दों की शुरुआत उपसर्ग से हो वो सभी के सभी यानी वो क्या कहलाते हैं, वो भाई अव्ययभाव समास कहलाते हैं। ये याद रखना हमेशा। क्लियर है? इसमें बस यही चीज याद रखना, जिन भी शब्दों की शुरुआत किससे हो, उपसर्ग से हो, या फिर जहां दोनों शब्द एक जैसे हो और दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, या योजक चिन्ह भी ना हो, सिर्फ दोनों शब्द एक जैसे हों, या फिर जिसमें पहला पद अव्यय और दूसरा पद भी अव्यय बन जाए, यानी जो फर्स्ट वर्ड है वो ही सेकंड बन जाए। फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करना, मैं तीनों चीज आपको बता देता हूं। मैं यहां लिखता हूं अभी प्रतिदिन, जो ये प्रतिदिन है इसका अगर मैं विग्रह करने लगा तो क्या बनेगा, दिन दिन। चीज क्लियर? प्रतिदिन का मैंने विग्रह किया दिन दिन। अब यह समझना, मैंने कहा जहां पहला पद अव्यय और दूसरा पद भी अव्यय बन जाए, पहला पद अव्यय है और दूसरा पद भी क्या हो गया, उसी के जैसा बन गया। फर्स्ट डेफिनेशन समझ में आई नहीं आई? क्लियर हुआ? दूसरी डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, जहां दोनों पद एक जैसे हो यानी दोनों शब्द एक जैसे हो और क्या हो, दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो। अब देखिए ये दिन दिन लिखा है मैंने, एक जैसे ही तो है दोनों, योजक चिन्ह भी लगा दिया, तो क्या हुआ भाई, दोनों शब्द एक जैसे और योजक चिन्ह भी है, तो समास कौन सा कहलाएगा, अव्ययभाव समास। तीसरी डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपसे, तीसरी डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, जहां यथा हो, अनु हो, प्रति हो, बे हो, नी हो, आ हो, यानी उपसर्ग हो। अब यहां क्या आ रहा है, अगर मैं प्रतिदिन में उपसर्ग की बात करूं कि उपसर्ग क्या निकलेगा, तो प्रतिदिन में जो उपसर्ग निकलेगा भाई वो निकलेगा प्रति। अब मैंने क्या कहा था, जिन भी शब्दों की शुरुआत इन उपसर्गों से हो या उपसर्गों से हो, तो क्लियर है? तो ये भी क्या है, प्रति क्या है, उपसर्ग है। शब्द किससे हो रही है भाई, शुरुआत किससे हो रही है, उपसर्ग से। तो डेफिनेशन समझ में नहीं आई। अगर मैं यहां की बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे यथासंभव प्रतिदिन बेकायदा निसंदेह आजीवन अनुरूप इसे बेकायदा मत करना भाई, बाकायदा उन्नीस, बेइज्जत। समझना अब क्लियर है ये चीज भाई। या तो किसी भी शब्द की शुरुआत इनसे हो, उपसर्गों से, या क्या हो भाई, अव्यय हो, पहला पद और दूसरा भी अव्यय बन जाए, या दोनों पद एक जैसे और क्या आ जाए, दोनों के बीच में योजक चिन्ह आ जाए। ये चीज क्लियर हुई आपकी। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सीताराम में कौन सा समास है, तो याद रखना सीताराम में क्या है, दोनों, सॉरी सीताराम में नहीं, सीता सीता, सीता सीता में कौन सा समास है, तो भाई याद रखना अव्ययभाव समास। राधे राधे आ जाए, कृष्ण कृष्ण आ जाए, राम राम आ जाए, जहां दोनों शब्द क्या हो, एक जैसे हो और दोनों के बीच में क्या हो, योजक चिन्ह हो, या योजक चिन्ह भी ना हो लेकिन दोनों जो शब्द हैं वो कैसे हो, एक जैसे हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो क्लियर हुआ अव्ययभाव समास। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरे समास पे भाई। दूसरा जो समास बताया था वो बताया था मैंने आपको अव्ययीभाव समास, सॉरी बहुब्री समास। तो अब पढ़ेंगे बहुब्री समास के बारे में। मैं आपको अव्ययीभाव समास के बारे में एक चीज बता देता हूं,
जिन भी गिनतियों की शुरुआत किससे हो, उनसे हो। जिन भी गिनतियों की शुरुआत किससे हो, उनसे, वो सभी की सभी क्या कहलाती हैं? अव्ययी भाव समास कहलाती हैं। जिन भी गिनतियों की शुरुआत किससे हो, उनसे होती है, उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए काउंटिंग में कौन कौन सी ऐसी गिनतियां हैं, ये चीज समझने की कोशिश करना आप लोग। अगर मैं बात करूं 19, 29, 39, 49, जिनकी उनसे शुरुआत हो रही है जो, ठीक है, 59, 69, 79, ये सभी की सभी क्या हैं? ये सभी की सभी अव्ययी भाव समास कहलाती हैं। ये मैं सोचना से संख्यावाची हैं, बिल्कुल भी नहीं भाई। संख्यावाची इस वजह से क्योंकि इनकी शुरुआत है वो किससे हो रही है, उनसे। और मैंने आपको बताया था उन जो है वो क्या है, एक उपसर्ग है, और जिसका अर्थ क्या होता है, एक कम। गिनतियों की बात कर रहा हूं भाई मैं, ये याद रखना। मैं दोबारा बता देता हूं एक बार इसी में, उनसे जितनी भी गिनतियों की शुरुआत, जितनी भी गिनतियों की शुरुआत उन उपसर्ग से हो, नोट करके बता रहा हूं भाई, जितनी भी गिनतियों की शुरुआत उन उपसर्ग से हो, उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्लियर है ये चीज? फिर बता देता हूं, जितनी भी गिनतियों की शुरुआत उन उपसर्ग से हो, जैसे कि 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, ये सभी की सभी क्या कहलाती हैं? अव्ययी भाव समास कहलाती हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे जो दूसरा वो था बहुब्री समास के बारे में। बहुब्री समास कौन सा होता है? दूसरा जो वो है बहुब्री समास। बहुब्री समास किसे कहते हैं, इस चीज को समझना। डेफिनेशन सबसे पहले, जिस समास में पहले और दूसरे पद को छोड़कर, जिस समास में पहले और दूसरे पद को छोड़कर किसी अन्य पद के बारे में बात की जाती है उसे बहुब्री समास कहते हैं। जिस समास में पहले और दूसरे पद को छोड़कर किसी अन्य पद के बारे में बात की जाती है उसे बहुब्री समास कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक चीज और याद रखना भाई, इसमें जो भी इस दुनिया में यूनिक चीज है या स्पेशल है वो समझ लेना बहुब्री समास है। जितने भगवानों के नाम हैं वो सभी के सभी क्या हैं? बहुब्री समास है। ये हमेशा याद रखना, जो यूनिक चीज है और भगवानों के नाम है वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? आपके बहुब्री समास कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपसे, नीलकंठ, विग्रह क्या हुआ? नीला है कंठ जिसका, किसकी बात हो रही है? बात हो रही है शिव भगवान की, शिव जी की।
समास कौन सा कहलाएगा? बहुब्री। और वैसे भी बात भगवान की हो रही है तो मैंने आपको पहले बताया जितने भी भगवान है सभी के नाम किस में आएंगे? बहुब्री में। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, पंकज, दो शब्दों से मिलकर बना है पंक जमा जय। पंक यानी कीचड़, जय माने उत्पन्न। पंकज, क्लियर है ये चीज? तो समझना, कीचड़ में जो उत्पन्न है कौन है भाई? कीचड़ में, कीचड़ में उत्पन्न है कमल। बात किसकी हो रही है? कमल की। फूल तो बहुत है लेकिन कमल जैसा नहीं है, यूनिक फूल है भाई, कीचड़ में उत्पन्न है। समास कौन सा कहलाएगा? बहुब्री। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, दशानन, 10 हैं सिर जिसके, किसकी बात हो रही है भाई? रावण। किसकी बात हो रही है? रावण की। तो समास कौन सा कहलाएगा? बहुब्री समास। तो क्लियर है ये चीज? मैं आपको फिर बता रहा हूं, जितनी भी यूनिक चीज हो, स्पेशल हो या फिर आपके क्या हो, भगवानों के नाम हो, वो सभी के सभी किस में आते हैं? हमेशा बहुब्री समास में। जैसे पंजाब, 5 नदियों की भूमि स्पेशल जगह है, तो कौन सा समास कहलाएगा भाई? बहुब्री समास। क्लियर हुई ये चीज? तो बहुब्री समास भाई समझ में आया होगा सभी को। ये याद रखना, जिस समास में पहले और दूसरे पद को, डेफिनेशन क्या कह रही थी? पहले और दूसरे पद को, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, उसी तरीके से पहला पद, दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद। लेकिन जब भी बात हो रही है बात किसी तीसरे की, ना मैंने कीचड़ की बात की ना मैंने उत्पन्न की बात की, बस ये लिख दिया कीचड़ में जो उत्पन्न है, थर्ड पर्सन के बारे में बता, कमल। नीला, ना मैंने नीले की बात की ना मैंने किसकी, कंठ की बात की, सॉरी इसमें क्या होगा? दूसरा पर्सन कंठ, ना मैंने इसकी बात की, तो भाई क्या होगा? शिव की बात की, शिव भगवान की, तब भी तीसरे पर्सन के बारे में बात जा रही है। अगर मैं बात करूं दशानन की, उसी तरीके से लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, तब भी किसकी बात हो रही है? गणेश भगवान की। उसी तरीके से चतुर्भुज, चार भुजाएं वाला, यानी कि जितने भी भगवानों के नाम हो या स्पेशल चीज हो या फिर भाई क्या हो, फर्स्ट और सेकंड, उसको छोड़ के वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? वो सभी के सभी आपके बहुब्री समास कहलाते हैं। क्लियर हुई ये चीज? चलो ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पार्ट में। भाई बहुत बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है बहुब्री समास और कर्मधारय समास के बारे में, कि सर जो बहुब्री है वो कौन सा होता है, जो कर्मधारय है वो कौन सा होता है। तो आज जो हम करेंगे वो पढ़ेंगे भाई कर्मधारय समास के बारे में। जो तीसरा पार्ट है वो है कर्मधारय के बारे में। तो ये मत सोचना कि सर ने सीक्वेंस से नहीं बताया, सारे पार्ट करेंगे हम, ऐसी छोड़ेंगे किसी को नहीं। मैं इसलिए कर्मधारय समास को पहले करा रहा हूं क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होती है और एग्जाम में आता भी है, वो फंसा देते हैं बच्चों को। एग्जामिनर है वो बच्चों को ऐसे कंफ्यूज कर देगा कि पढ़ तो सर हमने नीलकंठ बहुब्री में रहा है लेकिन आंसर की आ रही है सर कर्मधारय की। तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि किस किस तरीके से हैं। अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड समास की, वो है कर्मधारय समास। समझना कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो।
या जिस समास में पहला पद उपमा हो और दूसरा पद उपमेय हो उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। ये हमेशा याद रखना। पहला पद विशेषण या उपमा हो, दूसरा पद विशेष्य हो या उपमेय हो तो उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। क्लियर हुई? मैं इसमें बस आपको एक चीज समझाना बताना चाह रहा हूं भाई, ये चीज समझना, माइंड में बिठा लेना अच्छे से। जिस बच्चे के ये चीज समझ में आ गई ना, समझ लेना उसे कभी बहुब्री और कर्मधारय में कभी भी कोई कैसी भी परेशानी नहीं होगी, ये याद रखना। मैं इसकी एक पहचान बताता हूं आपको। अगर शब्दों का विग्रह करने पर या पदों का विग्रह करने पर है जो के समान या रूपी, ये शब्द आ जाएं, कौन कौन से? है जो, के समान या रूपी। अगर ये शब्द आ जाएं, समझ लेना वो हमेशा कौन सा समास कहलाएगा? कर्मधारय समास। इस चीज को भूल जाइए, कोई परेशानी नहीं है। विशेषण, उपमा, विशेष्य, उपमेय, सब चीज को, बस इस चीज को याद रखना। अगर विग्रह करने पर क्या आ जाए? है जो आ जाए, या फिर के समान आ जाए, या रूपी आ जाए। याद रखना इस चीज को। लगभग 98% हमेशा विग्रह करने पर ये ही 3 शब्द आएंगे। हमेशा 98% कौन शब्द आएंगे? ये वाले शब्द आएंगे। डिपेंड करता है कि एग्जामिनर है वो पूछ किस हिसाब से रहा है। अब समझना, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा है नीलकंठ, विग्रह हुआ, नीला है, जो कंठ, नीला है जो कंठ। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया? विग्रह करने पर है जो। इससे पहले जो मैंने आपको बहुब्री में बताया था वो क्या बताया था? नीला है जिसका कंठ। अब बोला है नीला है जो कंठ, विग्रह के ऊपर है। विग्रह में क्या आ रहा है जो। तो समास कौन सा कहलाएगा? कर्मधारय समास। अगर ऑप्शन में इस तरीके से होता ये नीलकंठ में कौन सा समास है, सिर्फ ये आ जाए नीलकंठ में कौन सा समास है, ऑप्शन में बहुब्री भी आ जाए और आपको दे दे कर्मधारय समास भी, तो याद रखना राइट आंसर होगा बहुब्री। अगर सिर्फ ओनली नीलकंठ लिखा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा नीलकंठ, विग्रह ब्रैकेट में दे दिया इस तरीके से, में कौन सा समास है? नीला है जो कंठ, ब्रैकेट बंद कर दी और कहने लगे कौन सा समास है। तो याद रखना समास कौन सा कहलाएगा? कर्मधारय। क्यों? अब वो इस शब्द को नहीं पूछ रहा, अब वो उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग आंसर पूछना चाह रहा है कि जो ये मीनिंग है, जो हमने ये विग्रह कर रखा है पहले से, इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा। समझे इस चीज को? तो याद रखना डिपेंड होगा किस तरीके से जो ये क्वेश्चन है, यानी कि किस तरीके से इन्होंने क्या कर रखा है? विग्रह कर रखा है। जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? उन्होंने क्वेश्चन देखा नीलकंठ कौन समास है, वो ये नहीं देखेंगे विग्रह क्या दे रखा है। क्यों? शुरू से वो पढ़ते आते हैं इसी चीज को कि भाई जो नीलकंठ है वो हमेशा कौन सा समास कहलाएगा? बहुब्री समास। उनके दिमाग में ये चीज पहले से ही है, वो नहीं पढ़ेंगे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। तो इसी चीज को याद रखना। अगर उन्होंने दे रखा है नीलकंठ तो बिल्कुल आंख बंद करके, आने की आंख बंद करके, खोल के, कैसे भी भाई जैसे तुम्हारा मन करे आंखों को, उस तरीके से राइट आंसर क्या करोगे? बहुब्री। लेकिन अगर उन्होंने विग्रह दूसरे हिसाब से दे रखा है तो आप समझ जाना कि वो अब बहुब्री के बारे में नहीं पूछ रहा, किसके बारे में पूछ रहा है? कर्मधारय समास के बारे में। तो ये चीज याद रखना कि डिपेंड करेगा भाई किस पे? विग्रह पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं मैं।
नैन कमल, विग्रह क्या हुआ, नैन के समान, सो नैन के नहीं कमल के समान, कमल के समान नैन। यानी कि जो कमल है वो कैसे है, नैन के समान है। क्लियर हुई, विग्रह करने पे क्या आ रहा है, के समान। जैसे और देखिए फॉर एग्जाम्पल, विद्यारूपी, सॉरी विद्यारूपी नहीं, विद्याधन, तो क्या होगा, विद्या रूपी धन। शब्द क्या रहा है, रूपी। क्लियर हुई ये चीज। जैसे अगर मैं और एग्जांपल की बात करूं भाई, यहीं पे कर्मधारय की, भव सागर, क्या बनेगा, भव रूपी सागर, भव रूपी सागर। ये चीज क्लियर हुई आपकी। तो समझना भाई, मैं फिर बता रहा हूं, बहुब्री और कर्मधारय समास में सिर्फ यही फर्क है, ये वाला, ये चीज हमेशा याद रखना। क्लियर हुई ये चीज। अगर विग्रह करने पर है जो के समान या रूपी शब्द आ जाए तो कौन सा शब्द कहलाएगा, हमेशा कर्मधारय समास। तो ठीक है भाई, आज आपके मैंने समास में समास का अर्थ बता दिया, उसके बाद समास की डेफिनेशन बता दी है, समास के भेद बताए, 6 कौन से होते हैं और 4 कौन से होते हैं, जिनमें से मैंने 3 आपको डिफाइन कर दिए। अब ये बात समास आपका क्लियर हो चुका है, बहुब्री समास और कर्मधारय समास। इसके बाद जो बाकी के समास बचे हैं, जो भेद बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में। और सभी बच्चे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और अपने सभी दोस्तों के पास भेजें भाई इस वीडियो को, और कमेंट्स जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।